बहुत पुराने समय की बात है। मिस्र की सल्तनत सिर्फ अपनी दौलत के लिए नहीं, बल्कि अपने विद्वानों की बुद्धिमानी के लिए भी दूर दूर तक मशहूर थी। लोग कहते थे कि इस राज्य में कोई भी सवाल ऐसा नहीं जिसे समझदारी से हल न किया जा सके। लेकिन एक दिन पूरे राज्य में एक खबर आग की तरह फैल गई। पूर्व के एक बड़े साम्राज्य से एक प्रसिद्ध विद्वान मिस्र पहुंचा था। उसका नाम हकी था। उसने दरबार में आते ही कहा, मैं किसी को हराने नहीं आया हूं। मैं सिर्फ यह जानना चाहता हूं कि इस दुनिया में ज्ञान बड़ा है या समझ। दरबार में सन्नाटा छा गया। बादशाह ने मुस्कुराकर कहा, हमारे राज्य के दरवाजे हर परीक्षा के लिए खुले हैं। अगले दिन पूरा शाही दरबार सजाया गया। देश विदेश के विद्वान मौजूद थे। सभी को उम्मीद थी कि हकीम जिशान कोई असंभव पहेली पूछेगा। लेकिन उसने पहला सवाल पूछा, अगर दो लोग एक ही बात सुने और दोनों उसका अलग अर्थ समझें, तो सच किसके पास होगा? पूरे दरबार में खामोशी फैल गई। कई विद्वानों ने तुरंत जवाब दिया। किसी ने कहा, सच ताकतवर के पास होता है। किसी ने कहा, सच किताबों में लिखा होता है। किसी ने कहा, सच बहुमत तय करता है। हकीम जिशान हर उत्तर पर सिर्फ मुस्कुराता रहा। तभी दरबार के एक युवा विद्वान आफताब अपनी जगह से उठे। उन्होंने कहा, हुजूर, उत्तर देने से पहले मैं एक सवाल पूछना चाहता हूं। पूरा दरबार हैरान रह गया। हकीम जिशान ने सिर हिलाया। आफताब बोले, क्या उन दोनों लोगों ने एक दूसरे से यह पूछा कि सामने वाला क्या समझा? जिशान कुछ पल चुप रहे, फिर मुस्कुराए। नहीं, आफताब ने कहा, तो सच अभी किसी के पास नहीं है। सच तब पैदा होगा जब दोनों पहले एक दूसरे को समझेंगे। पूरा दरबार तालियों से गूंज उठा। लेकिन परीक्षा अभी खत्म नहीं हुई थी। जिशान ने दूसरा सवाल रखा, कौन बड़ा है, ज्ञान या विनम्रता? इस बार भी कई उत्तर आए। किसी ने कहा ज्ञान, किसी ने कहा शक्ति, किसी ने कहा अनुभव। आफताब फिर खड़े हुए। उन्होंने कहा, ज्ञान इंसान को उत्तर देता है, लेकिन विनम्रता उसे सही प्रश्न पूछना सिखाती है। बिना विनम्रता के ज्ञान घमंड बन जाता है। हकीम जिशान पहली बार अपनी कुर्सी से उठ खड़े हुए। उनकी आंखों में सम्मान साफ दिखाई दे रहा था। अब आखिरी परीक्षा बाकी थी। उन्होंने कहा, यदि तुम्हें जीत और सत्य में से केवल एक चुनना हो, तो क्या चुनोगे? दरबार में फिर सन्नाटा छा गया। हर कोई सोच रहा था कि अगर सत्य चुना तो शायद हार होगी, और जीत चुनी तो सम्मान मिल जाएगा। आफताब ने बिना जल्दबाजी किए उत्तर दिया, मैं सत्य चुनूंगा, क्योंकि झूठ से मिली जीत थोड़े समय की होती है, लेकिन सत्य कभी हारता नहीं। कुछ क्षणों तक पूरा महल बिल्कुल शांत रहा। फिर हकीम जिशान मुस्कुराए। उन्होंने अपनी पगड़ी उतारी और आफताब के सामने झुका दी। आज मैं हार नहीं गया, बल्कि मैंने वह पा लिया जिसकी तलाश में वर्षों से भटक रहा था। उन्होंने बादशाह से कहा, यहां किसी को हराने आया था, लेकिन आज मुझे समझ आया कि सबसे बड़ा विद्वान वह नहीं जो हर प्रश्न का उत्तर जानता हो, बल्कि वह है जो उत्तर देने से पहले दूसरे को समझना जानता हो। बादशाह ने आफताब को राज्य का प्रधान विद्वान घोषित कर दिया। लेकिन आफताब ने ऊंचा पद स्वीकार करने से पहले केवल एक बात कही, जिस दिन हम दूसरों को गलत साबित करने से पहले उन्हें समझने लगेंगे, उसी दिन ज्ञान का असली अर्थ शुरू होगा। उस दिन के बाद मिस्र में एक नई परंपरा शुरू हुई। किसी भी बहस से पहले लोग पहले यह पूछते, तुम्हारा मतलब क्या है? और कहते हैं, इसी एक सवाल ने उस राज्य में अनगिनत झगड़े होने से पहले ही खत्म कर दिए। आफताब की बुद्धिमानी की चर्चा धीरे धीरे पूरे राज्य में फैल गई। दूरदराज के लोग उससे सलाह लेने आने लगे। कोई अपने परिवार का झगड़ा लेकर आता, कोई व्यापार का विवाद, तो कोई पड़ोसी से दुश्मनी का मामला। अजीब बात यह थी कि अमीन कभी तुरंत फैसला नहीं सुनाता था।
वह हमेशा दोनों पक्षों को ध्यान से सुनता और अंत में केवल एक सवाल पूछता, क्या तुमने कभी एक दूसरे की बात पूरी सुनी है? अक्सर लोग सिर झुका लेते। कुछ ही महीनों में मिस्र पहले से कहीं अधिक शांत हो गया। लोग कहते थे कि तलवारें नहीं बल्कि समझ ने राज्य को मजबूत बना दिया है। लेकिन हर किसी को यह बदलाव पसंद नहीं आया। दरबार का एक वरिष्ठ मंत्री राशिद आफताब की बढ़ती इज्जत से जलने लगा। वर्षों से वह खुद राज्य का सबसे बड़ा विद्वान कहलाता था। अब लोग उसकी जगह आफताब का नाम लेने लगे थे। राशिद ने मन ही मन ठान लिया कि किसी भी तरह अमीन को नीचा दिखाना होगा। एक दिन उसने बादशाह से कहा, हुजूर, एक ही परीक्षा से किसी की महानता साबित नहीं होती। अगर आफताब सचमुच इतना बुद्धिमान है तो उसे पूरे राज्य के सामने फिर से परखा जाए। बादशाह ने यह प्रस्ताव स्वीकार कर लिया। कुछ ही दिनों में राजधानी के सबसे बड़े मैदान में एक विशाल सभा बुलाई गई। हजारों लोग वहां इकट्ठा हुए। इस बार नियम पहले से भी कठिन थे। जो भी प्रश्न पूछे जाएंगे उनका उत्तर केवल सही होना काफी नहीं होगा। उत्तर ऐसा होना चाहिए जिससे किसी का अपमान भी न हो और विवाद भी समाप्त हो जाए। राशिद मुस्कुरा रहा था। उसे पूरा विश्वास था कि इस बार आफताब अवश्य असफल होगा। सभा शुरू हुई। सबसे पहले दो व्यापारी सामने आए। दोनों एक ही हीरे पर अपना अधिकार जता रहे थे। एक कहता था, मैंने इसे खरीदा है। दूसरा कहता था, यह मेरे पिता की निशानी है। भीड़ चाहती थी कि आफताब तुरंत फैसला दे, लेकिन आफताब ने हीरे की ओर देखने के बजाय दोनों आदमियों की आंखों में देखा। फिर उसने धीरे से पूछा, अगर यह हीरा अभी टूट जाए तो तुम दोनों में से किसका दुख ज्यादा होगा? पहला व्यापारी कुछ पल चुप रहा। दूसरे की आंखों से आंसू निकल पड़े। उसने कांपती आवाज में कहा, मुझे हीरे का दुख नहीं होगा, मुझे अपने पिता की आखिरी निशानी खोने का दुख होगा। आफताब मुस्कुराया। उसे किसी और सबूत की जरूरत नहीं थी। सभा में बैठे लोगों ने पहली बार महसूस किया कि हर सच कागज पर नहीं लिखा होता, कुछ सच इंसान की भावनाओं में भी छिपे होते हैं। राशिद के चेहरे की मुस्कान धीरे धीरे गायब होने लगी, लेकिन उसने हार नहीं मानी। उसने सोचा, अब आखिरी बार ऐसा होगा जिससे आफताब किसी भी हालत में नहीं बच पाएगा। और उसी रात उसने एक ऐसी योजना बनाई जो केवल आफताब की बुद्धिमानी ही नहीं बल्कि उसके चरित्र की भी सबसे कठिन परीक्षा लेने वाली थी। अगली सुबह पूरे शहर में एक अजीब खबर फैल गई। शाही खजाने से सदियों पुराना एक अनमोल मुकुट गायब हो गया था। वह मुकुट केवल सोने और हीरों का नहीं था बल्कि मिस्र की आन और शान की निशानी माना जाता था। उसके गायब होते ही पूरे महल में हड़कंप मच गया। बादशाह ने तुरंत दरबार बुलाया। सैनिकों ने महल के हर दरवाजे की तलाशी ली, नौकरों से पूछताछ की और पहरेदारों को गिरफ्तार कर लिया, लेकिन मुकुट का कोई पता नहीं चला। तभी मंत्री राशिद आगे बढ़ा। उसने गंभीर स्वर में कहा, हुजूर, चोर बाहर का नहीं हो सकता। जिसने यह काम किया है वह महल के अंदर का ही कोई आदमी है। फिर उसने पूरे दरबार की ओर देखकर कहा, और मेरी राय में इस मामले की जांच अमीन को सौंपी जाए। यदि वह सचमुच इतना बुद्धिमान है तो असली अपराधी को ढूंढ निकाले। बादशाह ने सहमति में सिर हिला दिया। सभी की निगाहें अब आफताब पर थीं। अमीन धीरे से उठे और बोले, मैं अपराधी को ढूंढने की कोशिश करूंगा, लेकिन एक शर्त है। क्या शर्त? बादशाह ने पूछा। जब तक जांच पूरी न हो जाए किसी भी व्यक्ति को अपराधी न माना जाए। शक और सच एक जैसे नहीं होते। बादशाह ने उनकी बात मान ली। उस दिन आफताब ने किसी से कोई कठोर पूछताछ नहीं की। उन्होंने केवल एक एक व्यक्ति से शांत होकर बातें की। किसी से उसके परिवार के बारे में पूछा, किसी से उसकी ड्यूटी के बारे में, किसी से उसके डर के बारे में। दरबारियों को यह सब अजीब लग रहा था। राशिद मन ही मन हंस रहा था। उसे यकीन था कि इस तरह बातें करने से कोई चोर नहीं पकड़ा जाता। शाम होते होते आफताब ने सभी को फिर दरबार में बुलाया। उन्होंने एक लकड़ी का छोटा सा संदूक बीच में रखवाया और कहा, इस संदूक में एक खाली कागज रखा है। जो भी निर्दोष है वह बिना डरे उसमें अपना नाम लिख दे। अगर किसी से गलती हुई है तो वह चाहे अपना नाम न लिखे।
किसी को मजबूर नहीं किया जाएगा। एक एक करके सभी लोग संदूक के पास गए और वापस आ गए। आखिर में संदूक खोला गया। लगभग हर कागज पर नाम लिखा था, लेकिन एक कागज बिल्कुल खाली था। आफताब ने उसे हाथ में उठाया और शांत स्वर में बोले, जिसने यह खाली कागज डाला है वह डर रहा था कि कहीं उसकी लिखावट पहचान न ली जाए। निर्दोष आदमी को अपनी लिखावट छिपाने की जरूरत नहीं होती। पूरा दरबार स्तब्ध रह गया। राशिद के चेहरे का रंग उड़ चुका था, लेकिन आफताब ने उसकी ओर उंगली नहीं उठाई। उन्होंने केवल इतना कहा, जिससे गलती हुई है मैं उसे आखिरी अवसर देता हूं। यदि वह स्वयं सच स्वीकार कर ले तो न्याय में दया भी शामिल होगी। कुछ क्षण तक सन्नाटा छाया रहा। फिर अचानक राशिद अपने घुटनों पर बैठ गया। उसकी आंखों से आंसू बह निकले। कांपती आवाज में उसने कहा, मुकुट मैंने चुराया था, बेचने के लिए नहीं, बल्कि आफताब को असफल साबित करने के लिए। मुझे लगा था कि यदि यह रहस्य नहीं सुलझेगा तो सब लोग उसकी प्रशंसा करना छोड़ देंगे। दरबार में बैठे सभी लोग अवाक रह गए। बादशाह का चेहरा क्रोध से लाल हो उठा। उन्होंने सैनिकों को राशिद को गिरफ्तार करने का आदेश दिया, लेकिन तभी आफताब आगे बढ़े। उन्होंने हाथ जोड़कर कहा, हुजूर, अपराध बड़ा है, लेकिन इससे भी बड़ा अपराध होगा यदि हम एक गलती के कारण पूरी जिंदगी का फैसला कर दें। जिसने अपना अपराध स्वीकार कर लिया उसके भीतर अभी भी अच्छाई जिंदा है। दरबार में फिर एक बार गहरी खामोशी छा गई। अब फैसला बादशाह के हाथ में था। बादशाह अपने सिंहासन से धीरे धीरे उठे। पूरे दरबार की निगाहें उन्हीं पर टिकी थीं। कुछ पल तक उन्होंने राशिद की ओर देखा, फिर आफताब की ओर। आखिरकार उन्होंने गहरी सांस लेते हुए कहा, राशिद, तुम्हारा अपराध बहुत बड़ा है। तुमने राज्य की धरोहर चुराई, पूरे दरबार को धोखा दिया और एक निर्दोष व्यक्ति को बदनाम करने की साजिश रची। ऐसे अपराध की सजा कठोर होनी चाहिए। राशिद ने सिर झुका लिया। उसे मालूम था कि अब बचने का कोई रास्ता नहीं है। लेकिन तभी बादशाह ने अपनी बात आगे बढ़ाई। फिर भी जिसने अपना अपराध स्वीकार कर लिया और जिसके लिए राज्य का सबसे बुद्धिमान व्यक्ति दया की सिफारिश करे, उसे सुधार का एक अवसर मिलना चाहिए। सारे दरबार में कानाफूसी होने लगी। किसी ने सोचा भी नहीं था कि बादशाह ऐसा फैसला सुनाएंगे। बादशाह ने आदेश दिया, आज से राशिद मंत्री नहीं रहेगा। उसके सारे अधिकार वापस लिए जाते हैं। अगले 5 वर्षों तक वह अल-अजहर के विद्यार्थियों की सेवा करेगा। वह उन्हें पढ़ाएगा नहीं, बल्कि उनसे सीखेगा। जब तक उसके भीतर का घमंड पूरी तरह समाप्त नहीं हो जाता, वह किसी पद का अधिकारी नहीं होगा। राशिद की आंखों से आंसू बह निकले। उसने पहली अमीन अमीन के सामने झुककर कहा, मैं तुम्हें हराना चाहता था, लेकिन तुमने मुझे हराकर भी अपमानित नहीं किया। आज समझ आया कि सच्चा विजेता वही होता है जो अपने दुश्मन को भी इंसान बने रहने का अवसर दे। आफताब ने उसे उठाया और मुस्कुराकर कहा, दुश्मन वह नहीं होता जो हमसे गलती करे। असली दुश्मन हमारा अहंकार होता है। जब वह हार जाता है तब इंसान जीत जाता है। समय बीतता गया। राशिद ने सचमुच खुद को बदलना शुरू कर दिया। वह रोज विद्यार्थियों के बीच बैठता, उनकी बातें सुनता और हर दिन कुछ नया सीखता। धीरे धीरे लोगों का गुस्सा भी कम होने लगा। 5 साल बाद वही राशिद जो कभी घमंड के लिए जाना जाता था, अपनी विनम्रता के कारण सम्मान पाने लगा। एक दिन उसने आफताब से कहा, मैंने जीवन भर लोगों को जवाब देना सीखा था, लेकिन तुमने मुझे सुनना सिखा दिया। आफताब मुस्कुराए। जिस दिन इंसान सुनना सीख लेता है, उसी दिन उसके भीतर असली ज्ञान जन्म लेता है। उस शाम बादशाह ने पूरे राज्य के सामने एक नई घोषणा की, आज से हमारे राज्य में किसी भी विवाद का फैसला करने से पहले दोनों पक्षों को एक दूसरे की बात पूरी सुननी होगी। बिना समझे कोई निर्णय नहीं दिया जाएगा। धीरे धीरे इस नियम ने पूरे राज्य की तस्वीर बदल दी। जहां पहले छोटी छोटी बातों पर तलवारें निकल आती थीं, वहां अब लोग बातचीत से समाधान खोजने लगे। सालों बाद दूसरे राज्यों के लोग मिस्र आने लगे। उन्हें यह जानने की उत्सुकता रहती कि आखिर इस राज्य में इतने कम झगड़े क्यों होते हैं। लोग मुस्कुराकर केवल एक ही बात कहते,
क्योंकि यहाँ लोग उत्तर देने से पहले समझने की कोशिश करते हैं। और यही आफताब की सबसे बड़ी जीत थी। उसे न अपने ज्ञान पर घमंड था, न अपनी प्रसिद्धि पर। उसने केवल एक बात दुनिया को सिखाई। बुद्धिमानी का अर्थ हर सवाल का जवाब जानना नहीं, बल्कि हर इंसान को समझने की कोशिश करना है। कहते हैं, समय के साथ महल मिट गए, तख्त बदल गए और बादशाह भी इतिहास बन गए। लेकिन आफताब की यह सीख पीढ़ी दर पीढ़ी सुनाई जाती रही, क्योंकि राज्यों को तलवारें नहीं, बल्कि समझ और विनम्रता लंबे समय तक सुरक्षित रखती हैं। यही कारण है कि आज भी लोग कहते हैं, जहां अहंकार बोलता है वहां सत्य खो जाता है, और जहां समझ बोलती है वहां हर विवाद का रास्ता निकल आता है।